नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पड़ोसी राज्य बांग्लादेश का निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया था। आज उसी बांग्लादेश की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना भागकर भारत में शरण ली हैं। हमारे साथ एक्स आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे समझते हैं इस पूरे मसले को। सर, जिस तरह से बांग्लादेश में एक जंग की स्थिति है, गृहयुद्ध की स्थिति है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, दर्शकों को पता ही होगा, ये बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और 1947 तक तो ये हिंदुस्तान का हिस्सा ही था। 1947 में ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बना और 1971 में अलग बांग्लादेश हो गया। और बांग्लादेश को बनाने में, जैसा आपने कहा, इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी। 71 में भारत पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ। और ये जो अभी शेख हसीना भागी हैं, इनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें बंग बंधु कहते हैं। और मुजीबुर रहमान को वहाँ राष्ट्रपिता के एक तरह से दर्जा था। 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। उनके परिवार के लगभग 17 लोग मारे गए और ये बस 2 बहनें बच गईं, शेख हसीना और शेख रेहाना, जो उसमें विदेश में थी। ये जो शेख हसीना है, ये लगभग 15 बरस से लगातार प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की। इनकी पार्टी है अवामी लीग। अभी कुछ समय पहले वहाँ विवाद इस बात का शुरू हुआ कि इन लोगों ने आरक्षण कर दिया था स्वाधीनता सेनानियों के, मतलब परिवार वालों को, और उसमें ज़्यादातर जो लाभार्थी होते वो अवामी लीग से जुड़े हुए लोग होते। तो इसी बात पर वहाँ जनता का गुस्सा था, प्रदर्शन हो रहा था। फिर काफ़ी हिंसक प्रदर्शन हो गया, कई 100 लोग मारे गए हैं। उसके बाद तो कल परसों ऐसी स्थिति आ गई कि हज़ारों लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। उन लोगों ने एक तरह से लूट मार मचा दी। किसी की तस्वीर आ रही है कि वो तालाब से मछली पकड़ के भाग रहा है, कोई वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा रहा है, कोई कुछ लूट रहा है। और उसके बाद ये शेख हसीना एक हेलीकॉप्टर पर बैठ के भारत आ गई और गाज़ियाबाद में एक हिंडन एयरबेस है वायुसेना का, वहाँ पर ये पहुँची हैं। और बांग्लादेश में एक तरह से सेना ने, वहाँ की फ़ौज ने सत्ता संभाल ली है। और अभी तो वहाँ बहुत क्रिटिकल हालत है, अराजक स्थिति है। मुझे लगता है कि लेकिन चूँकि शेख हसीना भाग गई है, तो अब धीरे धीरे लोगों का गुस्सा जो है वो ठंडा होगा और धीरे धीरे स्थिति पहले की तरह सामान्य होगी। और दर्शकों को मैं बता दूं, कुछ ऐसा ही मामला 2022 में 2 साल पहले श्रीलंका में हुआ था। जी। वहाँ राष्ट्रपति गोटाबाया को ऐसे ही एक जन क्रांति में, इसको जन क्रांति ही कहा जाए, एक जन क्रांति में उखाड़ के फेंका गया था। वहाँ भी इसी से मिलती जुलती तस्वीरें आई थी। लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, लोग राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में तैर रहे थे, राष्ट्रपति के पलंग पर उछल कूद मचा रहे थे, सो रहे थे। तो बिल्कुल लगता है कि बांग्लादेश में भी वैसी ही घटना हुई है। तो और इस घटना को तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि इससे ज़रा हमारे जो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको ज़रा सबक लेने की ज़रूरत है ना, कि बस बात बनाने से देश नहीं चलता है। आम आदमी की समस्या को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन मोदी जी को भी ऐसे ही हेलीकॉप्टर में बैठ के कहीं भागना पड़ेगा। जी। जिस तरह से बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति है, आपको लगता है कि मतलब उसके लिए पूरी तरह से शेख हसीना जिम्मेदार हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें विदेशी ताकतें का भी हाथ है। शेख हसीना के बारे में कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने चुनाव में भी गड़बड़ी की थी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। शेख हसीना की कुछ गलतियां भी हैं। जैसे बांग्लादेश एक बहुत बड़े वहाँ अर्थशास्त्री हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मोहम्मद यूनुस को इन्होंने काफ़ी मतलब ये किया था, आप कह सकते हैं सताया था। मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना ने, जो होता है सत्ता का जब नशा आप पर होता है तो आप बहुत को सताने लगते हैं। आज ऐसा हुआ है कि मोहम्मद यूनुस को नई सत्ता में मुख्य सलाहकार बनाया गया। वो बांग्लादेश की सरकार चलाने वालों में से हैं, उनको सलाहकार बनाया गया है। तो शेख हसीना की तो गलती थी। जो एक और जो आपने सही कहा कि इस साल जो जनवरी महीने में जो चुनाव हुए, उसमें वह 300 सीटों में 250 सीटें मतलब अवामी लीग को मिल गई। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि दाल में काला है, कुछ झोल झाल हुआ है चुनाव में। ये सब गलती थी। और जो विदेशी हाथ वाली बात भी खुद शेख हसीना ने उधर इशारा किया, क्योंकि इधर माना जा रहा था कि शेख हसीना का झुकाव चीन की तरफ हो रहा था, चाइना की तरफ, और अमेरिका उससे नाराज़ था। अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश में एक सैन्य बेस बने, मिलिट्री बेस जिसको कहते हैं। जी। और वहाँ मिलिट्री बेस बन जाता तो अमेरिका उस मिलिट्री बेस के जरिए चीन को भी मतलब धमका सकता था।
लेकिन शेख हसीना ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। तो इशारों इशारों में शेख हसीना का ये भी कहना है कि ये जो भी बांग्लादेश में ये हुआ है, उपद्रव हुआ है, हंगामा हुआ है, उसके पीछे मतलब विदेशी हाथ भी है। अमेरिका भी चाहता था कि इसको उखाड़ फेंकना। फिर बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी शक्तियाँ हैं, जमात इस्लामी टाइप की, वो भी बहुत दिनों से शेख हसीना का विरोध कर रही थी। तो देखिए, कोई भी जब क्रांति होती है तो उसमें कोई एक कारक नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं, और जो एक मिलजुल कर एक तात्कालिक कारण तो यही था, आरक्षण वाला मुद्दा, जो अभी आप समझ सकते हैं कि बारूद का ढेर पहले से तैयार था, उस पर एक चिंगारी फेंक दी शेख हसीना ने। जी। तो इसको मतलब एक बहुत बुरी स्थिति में, बहुत बेआबरू होकर कूचे से निकली है शेख हसीना। जी जिस तरह से बांग्लादेश हम लोग का पड़ोसी देश है, जी अगर भारत की बात करें तो भारत इस पूरे प्रकरण पे चुप्पी साधे हुए है। और भारत के बारे में भी है कि हम अपने देश में भी सरकार पे आरोप लगता है कि कम से कम 79 सीट पे गड़बड़ी की गई मौजूदा लोकसभा चुनाव में। तो इससे क्या सबक लेगी सरकार, या फिर मोदी सरकार के लिए क्या संकेत है? हाँ, वही मैंने कहा ना कि ठीक है, शेख हसीना के साथ तो जो हुआ हुआ, लेकिन उससे शेख चिल्ली को भी सावधान हो जाना चाहिए, यानी मोदी जी को। क्योंकि इनका भी जो है, ठीक है, ये जनतंत्र में कहते हैं कि हम जनतांत्रिक तरीके से आते हैं, लेकिन इनका जो आप कह सकते हैं तानाशाह वाला ये इनकी मनोवृत्ति है मोदी की भी, कि कोई कुछ बोल रहा है तो ईडी का रेड करा दो, कोई कुछ बोल रहा है सीबीआई का रेड करा दो, कोई किसी को कहा ऑपरेशन लोटस कर दो, पार्टी तोड़ दो, उसने कुछ कहा उसकी सरकार गिरा दो, कुछ कहा राहुल गांधी ने उसको लोकसभा से निकलवा दो। तो मोदी जी का भी जो आप कह सकते हैं वो तानाशाही मनोवृत्ति ही है। तो इससे इनको सबक लेना चाहिए कि देखिए, अभी आपने सही कहा, एडीआर की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि बहुत सारी सीटों में धांधली हुई है। तो मोदी को भी इससे सबक सीखना चाहिए कि भाई, जनता को हमेशा उल्लू नहीं बनाया जा सकता है। और जनता के जब असली मुद्दे जो हैं, जन सरोकार के मुद्दे, यदि उस पर आप कुछ काम नहीं करते, जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो बेरोज़गारी एक विकट समस्या है ना, महंगाई एक विकट समस्या है, भ्रष्टाचार एक विकट समस्या है, जिससे एक आम हिंदुस्तानी त्रस्त है। तो खाली आप एक बना दीजिएगा, भौकाल बनाइएगा कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, तो उससे नहीं होगा। लोग बोले कि राम को तो ले आए हैं, नौकरी कब लाइएगा। और जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े काम डेली उजागर हो रहे हैं, अब संसद भवन की छत टपक रही है, नीली बाल्टी लगाए हुए हैं। बताइए, मिस्र के पिरामिड 5000 साल से ज्यों के त्यों हैं, और यहाँ 5 महीने में इतना हज़ारों करोड़ खर्च हुआ, वहाँ जाके आपने सिंगोल रख दिया, और अब वहाँ नीली बाल्टी लगा रहे हैं, टप 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 हो रहा है। तो क्या हुआ, इससे क्या संदेश दिया? इसके पर राम मंदिर की छत लीक कर गई। तो मोदी ने तो लोकतंत्र को लीक तंत्र बना दिया है ना। पहले भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, अब भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लीक तंत्र है, जहाँ नीट का पेपर लीक हो जाता है, जहाँ राम मंदिर की छत लीक हो जाती है, जहाँ संसद की छत लीक कर जाती है। तो जरा मोदी को देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन इनको भी कूद के हेलीकॉप्टर में भागना पड़े कंगना रनौत के साथ। जी, आपको लगता है कि शेख हसीना की वापसी हो पाएगी? अब देखिए, राजनीति में तो कुछ कहना कठिन है। राजनीति में तो ये है, आज ये लोग भागते हैं, फिर लोग लौटते हैं। लेकिन देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, एक तो शेख हसीना की उम्र 75 हो गई है। अब ऐसा नहीं कि बहुत वो यंग है और बहुत लंबी पारी उनको खेलनी है। ऐसे भी जो अभी हाल में उनका जो लड़का है, जो अमेरिका में रहता है, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, उसको वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में बना रही थी। और इतना गुस्सा में यदि हटी है शेख हसीना, तो अभी निकट भविष्य में तो मुझे उनकी वापसी नहीं संभव दिखाई दे रही है। निकट भविष्य में तो उनको कहना चाहिए कि जान बची तो लाखों पाए, है ना। और वो लंदन जाने के फिराक में है। तो यदि ये भी खबर आ रही थी कि इंग्लैंड ने उनको शरण देने से इनकार कर दिया है, यदि शेल्टर मिल जाता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव में या किसी तरह, तो ठीक है, लंदन में जाए, अपना वहाँ चैन से रहें, नाती पोतों को खिलाएं। अभी निकट भविष्य में उनकी वापसी मुश्किल लग रही है मुझे। जी 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 जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। जी, आपका भी। तो ये थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिन्होंने बताया कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति एक दिन का परिणाम नहीं है। बांग्लादेश करीब 5 महीने पहले से सुलग रहा था और आखिरकार उसमें आग धधक उठा, और ये भारत के मौजूदा शासक सरकार में बैठे लोगों के लिए भी एक बड़ा संदेश है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।